हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 11 में देखेंगे प्रकाश, इसके बनने वाली छायाएं एवं परावर्तन। तो प्रकाश और छायाएं परावर्तन का क्या रोल है या फिर क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम जो हमारे यदि परछाई की बात करें, ये भी एक तरह से छाया ही है हमारी। जो छाया बनता है प्रकाश के अभाव में, ये छाया हमें नहीं देखने को मिलता है। यदि सूर्य अस्त हो जाता है तो रात के समय हम हमारी छाया को नहीं देख पाते हैं। जैसे ही सूर्य है उसके विपरीत दिशा में हमारी छाया बनते हुए दिखाई देगा। ताकि इसको इसमें से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक क्या देखते हैं, अनेक वस्तुओं में जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु और कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम देखें तो हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं। तो हम जब देखें रात्रि के समय, तो रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे। मान लीजिए कि रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। सही बात है, जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो हम प्रकाश के अभाव में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो कहेंगे जो प्रकाश है वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश के अभाव में हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। आगे दिया है कि टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य जो है आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देख पाते हैं, सूर्य के प्रकाश में। और जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। यानी जिनका अपने पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम दीप्त पिंड के नाम से जानते हैं। जैसे हम चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा भी क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे जो तारे हैं ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में जितने सारे तारे हैं, तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तो वो सबको हम शामिल कर सकते हैं दीप्त पिंड के अंतर्गत। जैसे आगे दिया है कि कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तु के बारे में आप क्या कहेंगे। इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पे पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर ये आता है तो हम इसे देख सकते हैं। पारदर्शी की बात करें तो जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं हैं। याद कीजिए कि हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांटा है। आगे हम देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ दिया है कि यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु, जिसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं हम। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, और ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, ऐसी वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं को क्रियाकलाप 1 में देखते हैं। जैसे दिया है कि अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी सारी अधिक से अधिक वस्तुएं हैं सब एकत्र करिए। आप इन सब वस्तुओं को एकत्र करिए और कर सकते हैं, कीजिए। और जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा, इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है या नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये दिया यहाँ देखा कि वस्तुओं को यह देखने के लिए प्रेक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने में से जाने देती हैं अथवा नहीं। तो इस प्रकार से देखिए ये देख रहा है कि यदि नहीं जाने दे पा रहे हैं तो ये हो गया अपारदर्शी, यानी हम नहीं इससे देख सकते हैं। प्रकाश का नहीं मतलब हम, हमारा जो दृष्टिकोण है हम उसके आर पर अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, अपारदर्शी हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ पदार्थ दिया है कि जैसे इस सारणी में दिया है कि जैसे ये कुछ वस्तु पदार्थ है और इनमें से आप इसमें इसमें लिखिए कि वस्तु के पार देखना संभव है अथवा नहीं, या कौन से इसमें अपारदर्शी या पारदर्शी है। जैसे यहाँ पे देख लिए पेंसिल दिया है, तो पेंसिल क्या है, इसके आर पर देखना संभव है, ये पारदर्शी होगा या अपारदर्शी। रबड़ की गेंद है तो ये कैसा होगा, पारदर्शी होगा या अपारदर्शी होगा।
या लिखने के कागज की जो शीट है ये पूर्णतः विश्वास नहीं है, यानी कि पूर्णतः तो नहीं देख सकते हैं। और ये के और पारदर्शी के अंतर्गत इसे कर सकते हैं, यानी कि पारभासी, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, पारदर्शी यानी आर पार बिल्कुल देख सकते हैं, अपारदर्शी यानी आर पार बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं, और पारभासी यानी हम क्या कर सकते हैं, आंशिक रूप में देख सकते हैं। तो कागज की शीट हम यदि करके देखते हैं तो इसे हम आंशिक रूप से देख सकते हैं। तो इस तरह सारणी को हम भर सकते हैं। यहाँ दिया है कि अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखिए, और हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। छायाएं वास्तव में क्या होती हैं? जो छायाएं होती हैं, छायाएं, तो यहाँ देखिए क्रियाकलाप 2 में दे रहा है कि देखिए अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके आप पकड़िए, और धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे ही वस्तुओं की छाया के कारण है, इसे हम छाया कहते हैं। और कभी-कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं कि किस प्रकार की ये वस्तु है। मैदान में कागज की शीट बिछाइए और इस सामान्य जानकारी को जानकर आप अपारदर्शी वस्तु को किस ऊंचाई पर रखें। जैसे देखिए ये यहाँ पे हम छायाओं रख करके छाया बना सकते हैं उस चीज का, ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है। तो कभी कभी वस्तु की छाया वस्तु की आकृति के बारे में बताती है, तो हम छाया के द्वारा में अनुमान लगा लेते हैं कि किस प्रकार की ये वस्तु है। आगे दिया है कि हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय में आप अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए, और इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो देखते हैं? तो ये बिना प्रकाश के तो संभव नहीं है छायाएं बनना। क्या आप उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए या नहीं? क्रियाकलाप 3 में दिया हुआ है। क्रियाकलाप 3 में ये करके बता रहा है कि यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ आप एक टार्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए, और टार्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टार्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब क्या होगा? अब आप के पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी यानी जिसके आर पार वो प्रकाश नहीं जा सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी हमारा शरीर जो है या ये बिल्कुल अपारदर्शी, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। तो क्या होगा? इसकी छाया बनेगी। देखिए इसमें छाया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस प्रकार की छाया बन रही है। और इस छाया से हम देख के लगा सकते हैं कि हाँ किसी भी ये इंसान का ही छाया बना हुआ कोई आदमी है। आगे दिया है कि अपने मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ है नहीं, यानी वहां छाया नहीं है। वास्तव में टार्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है, इसलिए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो सिर है या फिर हमारा जो शरीर है बीच में आ जा रहा है, तो वो एक अपारदर्शी पदार्थ का कार्य कर रहा है। तो उसके उसके क्योंकि उससे प्रकाश भेद के नहीं जा सकता है, तो आगे पीछे क्या है हम बस उसकी छाया देख सकते हैं, उसके पीछे क्या है वो चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी। जैसे देखिए इसमें सारी छायाएं बनाई गई हैं हाथों का प्रयोग करके। आगे दे रहा है कि अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आप मित्र के पीछे पकड़े, क्या अब छाया सीट पर बनती है? तो पीछे बनेगा, तो पीछे पकड़ा हुआ है तो उस पे छाया बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाथ दिया हुआ है, इस पे लाइट का प्रकाश पड़ रहा है और ये कोई है कपड़ा, तो इसमें इसकी छाया बनेगी। आगे दिया है कि इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, और कभी-कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर
विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम भी उत्पन्न कर सकते हैं। यह है मजेदार बात है, जैसे इसमें करके दिया गया है। यदि हम इसको देखिए, क्रियाकलाप जो 4 है इसमें दिया है कि स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? आप एक पतली सी नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए और इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए, क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती हैं या नहीं। तो हम इसमें देखेंगे कि और आगे दिया है कि विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं भी लेकर के उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे हम लाल गुलाब लिए, ठीक है, लाल गुलाब ले लिया और पीला गुलाब दोनों लिया। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? यदि हम एक लंबा बॉक्स लें तो एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बने उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। और बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को, जब जैसे यहाँ दिया है ना कि बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है, जब कब बनेगा वो, जब सूर्य क्या होगा, वो बॉक्स के फलक के सबसे ऊपर होगा, सबसे उसके सिर के ऊपर जब होगा तब ये छाया हमें, या हम भी हैं, हमारी परछाई शाम के समय सुबह के समय बहुत लंबी दिखाई देती है, लेकिन जब सूर्य बिल्कुल दोपहर का समय रहता है, हमारे सिर के ऊपर चमकता है तो हमारी छाया उस समय सबसे छोटी बनती है। तो ये देखिए सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के बिल्कुल सामने रखते हैं तब। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करते हैं। देखिए आगे यहाँ दिया हुआ है कि सूची छिद्र कैमरा। शायद आप ये सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूचित छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है, हमें इतनी चीजें नहीं चाहिए। क्रियाकलाप 5 में दिया है कि ऐसे बॉक्स लीजिए आप जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के ही खिसक सके, और दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए और इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति लीजिए जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर, पारभासी या पर्दा हो, आप चिपका कर ढक लीजिए और छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का जो पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा है वो बड़े बॉक्स के भीतर हो जाए। इस तरह से तो नहीं समझ में आएगा पढ़ने से। इसमें देखिए, इसमें ये इस तरह किस तरह बनाया है सर्पी सूची, यानी इसमें कई बॉक्स मिला करके यहाँ पे ये जो दिखा रहा है इसमें इस क्रियाकलाप को। देखिए इसमें हम आगे यहाँ देखते हैं यहाँ कैसे दिया है। देखिए दिया है कि काले रंग के कपड़े से इसे ढकिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुओं कैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूचित छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वो सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब हम छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे की प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? तो जो सूची छिद्र है कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों या व्यक्तियों को देखें। इसके द्वारा आप आगे देखिए, क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आश्चर्य आश्चर्य क्या हो रहा है, आइए देखते हैं कि दिया है कि आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का आप प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो और गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखेंगे? देखते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे ये सूची छिद्र ये बनाया गया, इसी में प्रकाश को प्रकाश के सामने करके इस प्रकार से इसकी छाया बना रहे हैं और यहाँ से इसके एक दूसरे के मतलब अंदर एक और बॉक्स को इसमें करके यहाँ आगे दिया है कि जो छिद्र है तथा पर्दे को इस तरह आप सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग क्या होगा, धीरे धीरे
काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। क्यों? ये हमारी आंखों के लिए उस समय का जो उसमें किरणें होती है अत्यंत हानिकारक होती हैं। प्रकृति में भी एक रोचक सूक्ष्म छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम देखें तो ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। यानी जैसे यहाँ दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के छोटे छोटे पत्तियां होती है, उसे सूर्य छिद्र हम मान सकते हैं। वहां से सूर्य का प्रकाश देखिए जमीन पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, तो छोटा छोटा उसका प्रकाश आकर के प्रकाश के धब्बे यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। इसमें दिया है कि वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं और पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को आप देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। और आप देखें, लेकिन इसको हम देखते हैं, लेकिन इसको चश्मे की सहायता से देखें, कोई ऐसा ग्लास लगा करके, ताकि उसकी जो हानिकारक किरणें हैं हमारी आंखों पर ज्यादा प्रभावित न कर सके। आगे दिया कि सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है, क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते थे। दिया है कि इसमें पहले के कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूक्ष्म छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे, तभी ये संभव है। सीधी रेखा में जा रहा है प्रकाश। तो क्रियाकलाप 6 में दे रहा है कि आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की आप लंबी नली लें और एक कमरे में आप अपने एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर अब मेज के ऊपर रख दे और कमरे में दूसरी तरफ आप खड़े हो जाएं और इसे देखिए इस पाइप के द्वारा। जैसे पाइप के द्वारा ये बच्चा देख रहा है, जैसे ये हो गया हमारा मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को इस पाइप की इस नली से ये देख रहा है उसके प्रकाश को। मोमबत्ती जैसे दिया है कि मोमबत्ती की ओर सीधे, एक तो है सीधे और मुड़े हुए पाइप के द्वारा देखते हुए, तो सीधे द्वारा क्या होगा, जैसे सीधे हम देख रहे हैं तो सीधा होना चाहिए, सीधे हम देखेंगे तभी इसको देख पाएंगे इस प्रकाश को। यदि मुड़ा हुआ है तो देखना क्या होगा, मुश्किल होगा। जैसे दिया है कि सीधे पाइप से मोमबत्ती को देखें, क्या मोमबत्ती दिखाई देती है। जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए, क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है, तो पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए, क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है। इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये दर्शा रहा है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश बिल्कुल एक सरल रेखा में गमन करता है। और क्या ऐसा नहीं है, इस कारण जब यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है और उसे हम यदि किसी पाइप से देख रहे हैं तो सीधी पाइप द्वारा ही देख सकते हैं। यहाँ दिया एक अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। आगे हम देखते हैं दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण यानी हम सभी घर पे दर्पणों का प्रयोग करते हैं और हम अपने दर्पण में क्या करते हैं, चेहरा देखने के लिए अपने दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है और हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। यानी जो भी चीजें देखी रहती हैं हमारे पीछे या फिर दर्पण के सामने, जो भी हमारे साथ साथ हमारे चेहरे के साथ साथ बहुत सारी वस्तु हम उसमें देख पाते हैं। और कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में भी पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन हम देखते हैं। जैसे जल में भी बहुत चीजों का हम क्या करते हैं, परावर्तन देख पाते हैं, यानी उसका उसमें हम चित्र देख पाते हैं। जैसे यहाँ क्रियाकलाप 7 में दिया है कि आप क्या करें, रात्रि के समय अथवा अंधेरे में आप एक कमरे में ये किया जाना चाहिए। इसमें आप अपने मित्रों से कहिए कि वो हाथ में दर्पण लेकर कमरे के कोने में खड़ा हो जाएं और हाथ में टार्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं और टार्च को क्या करें, टार्च के कांच को जो टार्च के कांच है, कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टार्च को जलाएं। अब किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच में कुछ जगह छोड़ें। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टार्च है, एक कोने में जला रहा है और इसमें से प्रकाश पुंज जा रहा है। तो आप प्रकाश पुंज को क्या करें, इस प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखेंगे तो है वहां से परावर्तित होकर वो प्रकाश दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अब टार्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। अब यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यदि हमारे ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है प्रकाश तो वो नहीं बदल सकता है, उसे हम हमारा शरीर नहीं परावर्तित कर सकता, लेकिन दर्पण क्या करता है, उस पड़े हुए प्रकाश को क्या करता है, बदल देता है, उसकी दिशा परावर्तित कर देता है और वो फिर प्रकाश की दिशा को मोड़ देता है। आगे दिया है कि यह वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि
प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। यानी गति तो गमन तो वो सरल रेखा में ही करेगा। यदि प्रकाश लाइट से निकल रहा है तो भी सरल रेखा में ही जा रहा है, वहां से दर्पण से जब परावर्तित हो रहा है तो भी सरल रेखा में जा रहा है, बस उसकी दिशा बदल जा रही है। आगे दे रहा है कि आप क्रियाकलाप 8 में दिया है कि आप एक बड़ी थर्माकोल की शीट को एक किनारे पे एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पे क्या करें, दर्शाए गए अनुसार एक दर्पण लगा दीजिए और दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे अब सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने आप टार्च से प्रकाश डालें, किसी भी माध्यम से, या तो सूर्य के प्रकाश में कर सकते हैं या टार्च के प्रकाश में। अब हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये कंघी है और ये जो दर्पण हो गया, अब इसमें जो प्रकाशित हो रहा है इसको कैसे परावर्तित कर पा रहा है, किस प्रकार से चित्र दे रहा है। यहाँ पे इसमें दिखा रहा है कि सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश। इसमें दे रहा है कि आप क्या अवलोकन करते हैं। हमने इसको देख के क्या अवलोकन किया है, जैसे इसमें जो दर्शाया गया है, दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो परावर्तित भी होता है और गमन तो अपना वही सरल रेखीय, किसी भी स्थिति में वो क्या कर रहा है, जो सरल रेखीय इसका गति है, ये सरल रेखा में ही कहेंगे वो गति, चाहे किसी भी परावर्तित कहीं से भी उसको किया जाए, किसी भी प्रकार से सूर्य से प्रकाश डालें या हम टार्च से प्रकाश डालें या मोमबत्ती से जो प्रकाश है, तो बिल्कुल क्या होगा, एक सरल रेखा में गति करेगा और गमन करेगा। जैसे इस प्रकार से इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, चाहे यहाँ पे जो दिया है, ये इस बालक द्वारा जो ये प्रकाश डाला जा रहा है दर्पण पे और इस दर्पण से पुनः परावर्तित होकर के क्या हो रहा है, इस बच्चे पे जा रहा है, यानी बिल्कुल सरल रेखा में गति कर रहा है। और यहाँ से परावर्तित ये दर्पण ही कर पाता है। जैसे कोई वस्तु ऐसी चमकीली जिसकी सतह बहुत ही मुलायम हो, जैसे जल से भी प्रकाश का परावर्तन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति से हमारे शरीर से कोई प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोई हम बहुत चमकीला शाइनिंग वाला कपड़ा पहने हैं तो उससे थोड़ा बहुत प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।